हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लॉकडाउन। फ़िलहाल अब तो आपका लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, आपके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो गए हैं, एग्जामिनेशन की डेट्स भी आ गई हैं। तो उसी के कंसेप्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम डीजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। स्पेशली उन्होंने क्वेश्चंस लिख करके मुझे भेजा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कर्व इन स्पेस का है। आप जानते हैं कर्व इन स्पेस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कितना ही स्कोरिंग है। इससे आपको 25 नंबर तक का पेपर मिल जाता है। देखिए, कर्व इन स्पेस में डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एक टॉपिक था आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी थियोरी की पूरी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में रिमाइंड भी कराऊंगी। देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आपसे कहा गया था कि मान लीजिए कोई एक सरफेस है, इधर आप देख सकते हैं कोई एक सरफेस है, और अगर उसको कोई कर्व कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा, इस बात को डिटेक्ट करना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई सरफेस ले लिया, ये इस सरफेस के किसी पॉइंट पर हमने कोई कर्व ले लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे ये कर्व इस सरफेस को कितनी जगह टच करेगा, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके लिए पूरा प्रोसीजर आपको समझाया गया था। मुझे ये पता नहीं कि आपको ध्यान है कि नहीं, आप पहले के प्लीज़ वीडियोस को देखिएगा। फिलहाल आज मैं उस प्रोसीजर को आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाने चल रही हूँ। ये क्वेश्चन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कहा गया कि कर्व की जगह हमने एक लाइन ले ली है। वो लाइन इस दिए गए सरफेस को इस पॉइंट पर 3 जगह टच करती है। क्या मतलब हुआ, आपका एक सरफेस ले लिया गया है, ये रहा आपका कोई सरफेस। इस सरफेस पे एक पॉइंट मैं ले रही हूँ, ये पॉइंट है आपका x1 y1 z1। अगर यहाँ पे हम कोई लाइन ट्रेस करते हैं इस पॉइंट से होकर के, तो आपसे कहा जा रहा है कि वो इस सरफेस को 1 2 3 जगह टच करती है। तो उस केस में आपसे कह रहा है कि हमको कुछ नहीं, बस इस लाइन का इक्वेशन ही डिटरमाइन करके बता दो। मतलब यहाँ पे आपको उस लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो मैं स्टार्टिंग के प्रोसीजर से पूरा चलती हूँ। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप ये कहेंगे कि मान लेते हैं हमारा कर्व का सरफेस, ठीक है। सबसे पहले हम अपने सरफेस के इक्वेशन को लिखेंगे। मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, इक्वेशन है हमारे सरफेस का y स्क्वायर z इज इक्वल टू 4ax। आपको सरफेस के इक्वेशन के बारे में बताया जा चुका है। 3 वेरिएबल्स में होते हैं x y z, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स ले लिया। ये हमारा कोई सरफेस का इक्वेशन है। दूसरी बात, इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 z1। अगर इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट है तो जाहिर सी बात है वो इस सरफेस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस सरफेस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग को मिल जाएगा y1 स्क्वायर z1 इज इक्वल टू 4ax1। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ये आपका कॉमन स्टेप था। मतलब कॉमन स्टेप जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमेशा दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कर्व के इक्वेशन को भी और सरफेस के इक्वेशन को भी। सरफेस का इक्वेशन दिया था तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने ले जा करके उस पॉइंट को उसमें रख दिया, सेटिस्फाई करा दिया। सरफेस का काम खत्म। अब बारी किसकी है, कर्व की। कर्व की जगह क्या दिया गया है, लाइन। और तो और एक नई मुसीबत हमारे मत्थे आके गिर गई। उस कर्व का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है, मतलब उस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट अपॉन n। तो अब हम लोग उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो इस पॉइंट से पास करेगी। आप देख सकते हैं x1 y1 z1 से ये कर्व भी पास कर रहा है, सरफेस भी पास कर रहा है, और तो और ये लाइन भी पास कर रही है। जब दोनों पास कर रहा है तो हमने सरफेस के इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करा दिया, और उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो इस पॉइंट से होकर के पास करेगी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वेरिएबल आपके क्वेश्चन में x y z दिए थे तो आप भी यहाँ x y z लेकर के चलेंगे। x माइनस एक्स वन अपॉन एल
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डैश अपॉन एन। हम एक पैरामीटर मान ले रहे हैं टी, सपोज या लेट। आपको पता है पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर वो चीज़ें होती हैं जो किसी दिए गए इक्वेशन को किसी दिए गए पॉइंट पर सेटिस्फाई करने का काम करती हैं। यह हमारा टी पैरामीटर है। अब ज़रा इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिल जाएगी x डैश, नोटिस करिएगा एल टी उधर गया x डैश प्लस एल टी, वाई की वैल्यू निकालेंगे, इधर गया एम टी उधर आया y डैश प्लस एम टी, z की वैल्यू निकालेंगे, z इज इक्वल टू उधर गया एन टी, ये उधर गया z डैश प्लस एन टी। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। ये आप पे कॉमन स्टेप्स थे, मतलब जो पॉइंट दिया गया रहता है उस पॉइंट को हम सरफेस के इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कराते हैं, उसको हम कर्व के इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कराते हैं। अब क्या करते हैं, कर्व के इक्वेशन को ले जा करके सरफेस के इक्वेशन में रख देते हैं। कर्व के इक्वेशन को ले जा करके हम सरफेस के इक्वेशन में रख देते हैं। रख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट। जैसे ही आप रखेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर मतलब वाई डैश प्लस एम टी का होल स्क्वायर, z की जगह z डैश प्लस एन टी इज इक्वल टू 4a। x की वैल्यू है हमारे पास x डैश प्लस एल टी, ठीक। x डैश y डैश z डैश एक फिक्स पॉइंट था। फिक्स पॉइंट का मतलब कांस्टेंट पॉइंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन हुआ? t, बिकॉज l m n are constant, x dash y dash z dash are constant, a and 4 is also constant। तो बचा कौन वेरिएबल? t। ये t का मान अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, दैट इज़ वेरी करेगा। तो ये t वेरिएबल अब आपका बन जाता है, पैरामीटर बन जाता है। तो ये पूरा इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट हो गया? t में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, मान लेते हैं लेट एफ टी इज इक्वल टू, उधर भेज देते हैं सबको, तो वाई डैश प्लस एम टी का होल स्क्वायर, जेड डैश प्लस एन टी माइनस 4a एक्स डैश प्लस एल टी। जैसे ये इधर आएगा ये वैल्यू इक्वेट टू 0 हो जाएगी। इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। देख लीजिए क्या किया गया। सबसे पहले इस पॉइंट से चूँकि सरफेस पास कर रहा था तो सरफेस के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिए। फिर लाइन का इक्वेशन लिखा जो उस पॉइंट से होकर के पास कर रहा है। टी हमने एक पैरामीटर मान लिया, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, ले जा करके सरफेस के इक्वेशन में रख दिया। सरफेस का इक्वेशन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के कांस्टेंट होने के कारण केवल एक पैरामीटर टी में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन अब एक वेरिएबल में चलेगा, दैट इज़ टी। तो हमने इसको नाम दे दिया एफ टी का। अब मैं आपको याद दिलाऊं, आप कहते थे कि अगर कर्व या हमारे सरफेस को किसी पॉइंट पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसके लिए आप कहते थे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसके लिए क्या होता था एफ टी इज इक्वल टू 0, एफ डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो उसके लिए एफ डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो एफ डबल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो एफ ट्रिपल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। और इसके पहले के सारे डेरिवेटिव्स और एफ टी नॉट 0 होगा। मतलब इसके लिए एफ टी नॉट इज इक्वल टू 0 बट एफ डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए एफ टी नॉट इज इक्वल टू 0, एफ डैश टी नॉट इक्वल टू 0 बट एफ डबल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए एफ टी नॉट इज इक्वल टू 0, एफ डैश टी नॉट इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश टी नॉट इज इक्वल टू 0 बट एफ ट्रिपल डैश डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है। 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी।
प्लस इसके साथ मैंने कहा एफ टी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश टी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश डबल डैश टी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, साथ ही साथ ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। अब हम लोग इसी कंडीशन को लेकर के चलेंगे अपने इस फंक्शन के लिए। कुछ लोग टी नॉट लिख देते हैं, कुछ टी लेकर के चलते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पैरामीटर है तो आप टी भी ले सकते हैं, टी नॉट भी ले सकते हैं। उसके लिए आप प्रेशर मत लीजिएगा कि अरे मैम ने टी बता दिया और फलानी बुक में टी नॉट है, डोंट माइंड, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक बार मैं इतना ही मिटा रही, हो सकता है ये काम आ जाए। सबसे पहले आपसे कहा गया एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो मतलब ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी, दैट इज़ एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ वाई डैश प्लस एम टी का स्क्वायर जेड डैश प्लस एन टी माइनस 4a एक्स डैश प्लस एल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद अब आपको करना है एफ डैश टी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन एफ डैश टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कराइए। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बारी बारी से करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे तो 2 वाई डैश प्लस एम टी, साथ में आएगा m प्लस इंटू जेड डैश प्लस एन टी, प्लस इसको ऐसा उतारेंगे वाई डैश प्लस एम टी का स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास केवल आएगा n, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 4al इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 7। फिर अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे, उसको भी इक्वेट टू ज़ीरो करेंगे, कर डालिए। अगेन एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज, चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, बारी बारी से करेंगे। 2m को मैंने बाहर कर दिया चूँकि कांस्टेंट था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा m, z डैश प्लस एन टी को एस सच लिख दिया, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा n, y डैश प्लस एम टी को ऐसे ही लिख दिया, इसको करेंगे तो प्लस 2n y डैश प्लस एम टी, साथ में आएगा m, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम छोटी सी एक ट्रिक दिखाएंगे। देखिए हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन था, ये मिटा दे रही हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। जो लाइन का इक्वेशन था वो क्या था, x माइनस एक्स डैश अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डैश अपॉन एन इज इक्वल टू टी। ये लाइन का इक्वेशन था, आपकी कॉपी में नोट डाउन होगा पीछे, आप देख सकते हैं। अब सुनिए, एट द पॉइंट x डैश y डैश z डैश क्या घटना घटित होगी। एट पॉइंट x डैश y डैश z डैश, जैसे आप x की जगह x डैश रखेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब एल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। एल ज़ीरो हो नहीं सकता है, माइंडेड, एल ज़ीरो नहीं हो सकता है, दैट इज़ t इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही आप y की जगह y डैश रखेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा। एम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, m ज़ीरो नहीं हो सकता, दैट इज़ t इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही यहाँ z डैश रखेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ t इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इस पॉइंट पर t की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। सारी वैल्यूज़ ले जा करके 6, 7, 8 में रख दीजिए। देन इक्वेशन 6, 7, 8 बिकम्स, देखते हैं क्या बनता है ये हमारा इक्वेशन। चलिए बहुत काम आसान कर दिया मैंने आपका भाई, सब ज़ीरो रखवा दिया। ज़ीरो रखते ही सब चीज़ वैनिश कर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। रखिए टी की जगह ज़ीरो। जैसे ही आपने यहाँ पे टी की जगह ज़ीरो रखा, टी की जगह ज़ीरो रखा, टी की जगह ज़ीरो रखा, ऊपर मिलेगा आपको वाई डैश का स्क्वायर जेड डैश माइनस 4a एक्स डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, जैसे ही आप यहाँ टी की जगह ज़ीरो रखेंगे, टी की जगह ज़ीरो रखेंगे तो मिलेगा 2m वाई डैश जेड डैश, टी की जगह ज़ीरो रखते ही प्लस वाई डैश स्क्वायर n
माइनस 4al इज इक्वल टू 0। और जैसे ही आप यहाँ रखेंगे t की जगह 0, तो देखिए ये टर्म वैनिश, ये टर्म वैनिश और ये टर्म वैनिश। क्या आपको मिल जाएगा? आएगा 2m, इसमें भी है, m इसमें भी है, बाहर कर दीजिए 2m को। 2m को मैंने बाहर कर दिया, बची हुई वैल्यू है 2m के बाहर होते ही यहाँ पे मिलेगा m z डैश प्लस n y डैश, यहाँ पे 2m बाहर होते मिलेगा प्लस n y डैश, n y डैश मिल करके देंगे 2n y डैश इज इक्वल टू 0। देख लीजिए इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं। 9, 10, 11 चाहिए क्या था आपको? लाइन का इक्वेशन। लाइन के इक्वेशन में आपने लिखा x माइनस एक्स डैश अपॉन एल, y माइनस वाई डैश अपॉन m, z माइनस जेड डैश अपॉन n। कुल मिला करके आप कह सकते हैं, कुल मिला करके आप कह सकते हैं कि आपको l, m और n का ही केवल मान चाहिए। देखिए वो मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू और दिस वन इज इक्वल टू, हमको दिस वन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो आपको पहले भी मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 2 ही है ये, आप अपनी कॉपी में नोटिस करिए। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, इसकी हमारे पास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बचा ये दोनों, इन दोनों की हेल्प से हमको एल एम एन का मान चाहिए। आपको पता है एल एम एन 3 क्वांटिटीज़ हैं, इक्वेशन 2 है, डिपेंडेंट वैल्यूज़ आएंगी, कोई बात नहीं देखा जाएगा। चलिए देखते हैं। केस फर्स्ट मान लीजिए, केस फर्स्ट में मान लीजिए लेट m इज इक्वल टू 0। जैसे ही m इज इक्वल टू 0 होगा मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज, देखिएगा m का मान 0 हो गया, ले जा करके 10 में रख दीजिए। जैसे ही 10 में m की जगह 0 रखेंगे आपको मिलेगा y डैश स्क्वायर n माइनस 4al इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 10। तो इससे हमको n की वैल्यू मिल जाएगी 4al अपॉन वाई डैश स्क्वायर। n l के फॉर्म में आ गया, m की वैल्यू पता ही है। एक लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल लीजिए, लाइन ऑफ इक्वेशन मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस एक्स डैश अपॉन एल, एल को ऐसे ही लिख दिया, y माइनस वाई डैश अपॉन m, m की जगह 0 लिख दिया, इज इक्वल टू z माइनस जेड डैश अपॉन n, n की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे, आएगा 4al अपॉन वाई डैश स्क्वायर। अब एक काम करिए, एक तो पूरे इक्वेशन में l से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर की केवल हम बात कर रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट डिनोमिनेटर में l से डिवाइड कर दीजिए और वाई डैश स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x माइनस एक्स डैश, जैसे ही वाई डैश स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे वाई डैश स्क्वायर आ गया, l से डिवाइड करते ही ये कट गया, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश, 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड 0 ही देगा, z माइनस जेड डैश, l से डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई, केवल क्या बच गया 4a। ये हमारा पहली लाइन हो सकती है या पहली लाइन है जो दिए गए सरफेस को उस पॉइंट पर 3 जगह टच करेगी। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम केस 2 मानेंगे। केस 2 में मानेंगे आपकी हम ये क्वांटिटी 0 के बराबर है। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम केस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। केस 2 में हम मानेंगे लेट एम जेड डैश प्लस 2ny डैश इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा m इज इक्वल टू माइनस 2ny डैश अपॉन z डैश। ठीक, सॉरी देखिए मैंने इक्वेशन मिटा दिया गलती से अपना। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 10 में रखेंगे। नाउ यूजिंग इट इन इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 प्लीज़ कोई मुझे बता दे कि क्या है। मैंने तो इरेज कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास कहीं नोट डाउन होगा, मैं देख लेती हूँ क्योंकि फिर से लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। इक्वेशन 10 था आपका
2my डैश z डैश प्लस ny डैश माइनस 4al इज इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन नंबर 10 में रखा जाए। 10 में जैसी m की वैल्यू रखेंगे मिलेगा 2ny डैश अपॉन z डैश, साथ में आएगा y डैश z डैश प्लस ny डैश माइनस 4al इज इक्वल टू 0। z डैश से z डैश कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस के साथ आएगा 4ny डैश स्क्वायर प्लस ny डैश माइनस 4al इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, एक बार रीचेक कर लीजिए इक्वेशन, इक्वेशन आपका यही था कि कुछ और था। देखिएगा ज़रा सा, ये y डैश स्क्वायर था, मुझे थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि ये टर्म ऐसा आ रहा था। ये भी y डैश का स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे, माइनस 3ny डैश का स्क्वायर माइनस 4al इज इक्वल टू 0। इससे एक काम करिए, l की वैल्यू निकाल लीजिए। l की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 3ny डैश स्क्वायर अपॉन 4a। ये हमारी l की वैल्यू आ गई। l की वैल्यू n के टर्म्स में, m की वैल्यू n के टर्म्स में, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला जाए। चलिए निकलवाइए। Hence, the equation of line is, चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकलवाइए। आएगा x माइनस एक्स डैश अपॉन l, l की वैल्यू है माइनस 3ny डैश स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू y माइनस वाई डैश अपॉन m, m की वैल्यू है माइनस 2ny डैश अपॉन z डैश इज इक्वल टू z माइनस z डैश अपॉन n। ठीक, सॉल्व किया जाए। n n n कैंसिल, 4az का मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस एक्स डैश अपॉन n, n कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस 3y डैश स्क्वायर z डैश का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y माइनस वाई डैश, n कैंसिल, माइनस 2n y डैश, किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4az डैश का, तो 4a, 4 टू ज़ा 8a माइनस 8a आ जाएगा इज इक्वल टू z माइनस z डैश, n से डिवाइड, 4az डैश का मल्टीप्लाई आएगा 4az डैश। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो एक लाइन का इक्वेशन ये है, एक पहले वाला है। ये दोनों ही लाइन ऐसी होंगी जो दिए गए सरफेस के पॉइंट x डैश y डैश z डैश पे 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखती होंगी। ये अब हमारा पूरा आर्टिकल है। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपको अब नेक्स्ट टर्न पे बताए जाएंगे। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, और उसके बगल में एक बेल आइकन है। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैम पता नहीं चलता आपका वीडियोस कब आ रहा है कब नहीं। उस बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो वीडियो अपडेट होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।